वेलकम बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आदित्य ऑन बोर्ड पर। आज हमारा जो टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के बारे में है। यह टॉपिक कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के दृष्टिकोण के हिसाब से काफ़ी जरूरी और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 9वीं क्लास के पहले अध्याय में, जिसको हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कहते हैं, और 10वीं क्लास का भी पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, इन दोनों का एक बेसिक चैप्टर है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि वास्तविक संख्या वास्तव में कहते किसे हैं। वास्तविक संख्या, जैसा कि नाम से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, वास्तव में जो संख्या मौजूद है उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब रही बात इसे समझने की, तो चलो इसे समझना चालू करते हैं। आप सभी ने एक संख्या रेखा नाम तो देखा होगा, ठीक है। संख्या रेखा क्या होता है? यहां से चालू होती है, कुछ 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6। इंग्लिश में इस संख्या रेखा को नंबर लाइन कहते हैं। अब मान लो एक बच्चा यहां पर खड़ा है 0 पर। बच्चे की हेल्थ, हाइट और डायग्राम पर फोकस नहीं करना है, हमें ध्यान देना है कि बच्चा यहां पर 0 पर खड़ा है और संख्या रेखा के सीधे हाथ की दिशा में ये चलना प्रारंभ करता है और इसके पास एक बैग है। इस बैग में ये उठा उठा के एक नंबर रखना चालू करता है। मान लेते हैं ये बैग है इसके पास, इसके अंदर ये उठा उठा के नंबर रखना चालू कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले 1 पर जाएगा, 1 उठा के यहां रख लिया। 2 पर जाएगा, 2 रख लेगा। 3, 4, 5, 6 और भी आगे जाएगा तो और मिलेंगे 7, 8। इस प्रकार से अनंत नंबर मिल सकते हैं, कितने भी संख्याएं मिल सकती है। मान लो इसके बीच में उसके पास आया 1000, वो भी रख दिया इसने। 10,000 आया, वो भी रख दिया इसने। लाख, करोड़, सब कुछ रख दिया। अब इस संख्या को, जब इस बैग को उसने देखा तो इसके अंदर कौन सी संख्याएं थी? 1 से चालू हो रही है और कहां खत्म हो रही है? तो कहीं खत्म हो ही नहीं रही है। और बैग भी इतना बड़ा बैग है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी संख्याएं इसके अंदर रखी जा सकती। ऐसी संख्याएं जो 1 से चालू हो और कभी खत्म नहीं हो, इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या, या फिर प्राकृतिक चीजें जितनी भी हमारे आसपास मौजूद हैं, अगर हम उनकी गिनती करना चालू करें तो हम 1 से ही गिनेंगे। तो वे संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और चलती जा रही है, कभी खत्म नहीं हो रही है, इन संख्याओं को कहा जाएगा प्राकृत संख्या, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर ये लड़का आगे तक चले गया, पीछे पलट के देखा इसने, कोई नंबर छूट तो नहीं गया, ठीक है। आप देख के बताओ कोई नंबर छूट तो नहीं गया। तो जब ये पीछे पलट के देखेगा तो इसे भी वही दिखेगा जो आप लोगों को दिखा है। यहां पर क्या दिखा है? 0 दिखा है, ठीक है। उससे पहले एक बात समझा दूं मैं कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। और इसे व्यक्त किया जाएगा या डिनोट किया जाएगा n से। तो अभी तक इस बच्चे ने इस पोटली के ऊपर एक टैग लगाया था और लिख दिया था n। n के अंदर वो सारी प्राकृत संख्याएं हैं जो 1 से चालू हो रही है और कभी खत्म नहीं हो रही। जब ये बच्चा वापस यहां से रिटर्न होकर आता है, 0 को उठाता है, इसी बॉक्स में बंद करता है, ठीक है। अब इसने देखा कि 0 तो दिख गया है, अब इसने बॉक्स में रख दिया तो 0 यहां पर आ चुका, ओके। अब जब संख्या के अंदर 0 नहीं था तब तक तो ये प्राकृत संख्या थी। अब जब ये 0 भी आ गया है तब ऐसी संख्याओं को कहा जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? जिसके अंदर प्राकृत संख्या भी रहेगी और 0 भी रहेगा। तो गिनती अभी हमारी चालू हो गई है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से, ठीक है। इस चीज को एक तरीके से और समझ सकते हैं। यहां पर मैं बोर्ड पर 4 लाइन बनाता हूं,
ठीक है, अब इसको एक एक करके साफ करते। 4 लाइन बना दिए, 4 डॉट बना दिए, इन सभी को एक एक करके हम साफ करते हैं। 4 लाइन थी, अभी हमारे पास 3 लाइन बची है, इसके बाद 2 लाइन बची है, अब 1 लाइन बची है, अब एक भी लाइन नहीं बची है। तो जब शब्द आ जाता है एक भी नहीं, ठीक है, लाइन के लिए हमने कह दिया है एक भी लाइन नहीं। सेम डॉट के लिए करते हैं, 3 डॉट अब है, 2 है, 1 है, अब एक भी डॉट नहीं है। तब गणितज्ञों को लगा कि कहीं ना कहीं जब कुछ नहीं हो वहां पर एक संख्या देनी चाहिए, क्योंकि हर चीज के लिए अपन इतना बड़ा स्टेटमेंट दे के ये वाली चीज अब कुछ भी नहीं है, इसकी बजाय एक नंबर दे दिया उन्होंने 0। तब 0 को जब संख्या के साथ शामिल किया गया, प्राकृत संख्या के साथ, तो ऐसी संख्या मिलकर बनती है पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है होल नंबर्स। स्पेलिंग W से चालू होती है, इसलिए होल नंबर को व्यक्त किया जाएगा W से। इसको काय से डिनोट करेंगे हम? W से। तो अब पोटली में 10 टैग पर N की जगह W आ जाएगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। बहुत बढ़िया। इसके बाद चलो अब आगे समझते हैं। होल नंबर हमें समझ में आ गए हैं, पूर्ण संख्या समझ में आ गई है, प्राकृत संख्या समझ में आ गई है। जब ये लड़का उधर जाकर आया था तो इसने सारे नंबर उठा लिए, वापस पीछे आया 0 उठा लिया। अब थोड़ा सा और जब ये इसके उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में देखेगा तो इसे कुछ नंबर और दिखाई दिए। क्या 0 से छोटा भी कोई नंबर होता है? तो हाँ होता है। क्या होता है? -1 होता है, -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है, -4 और छोटा, और इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसके समझ में आया? क्या समझ में आया कि अभी तो इधर के ही नंबर उठाए हैं, अभी तो वो के वो सारे नंबर इधर भी बाकी है। कहने का मतलब संख्या रेखा को हम दोनों ही दिशा में अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होल नंबर थे, जो पोटली थी, अब इस पोटली में हमें कुछ और अंक डालने की जरूरत है। हम अंक डाल देते हैं। कौन से नंबर डाल देते हैं इसके अंदर? -1 डाल देते हैं, -2 डाल देते हैं, -4, -10, इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। और इसके ऊपर एक नया टैग दे देते हैं, नाम लिख देते हैं Z। ठीक है, Z क्यों लिखा है? Z इसलिए लिखा है कि इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। ध्यान देना, पूर्ण संख्या अलग है और पूर्णांक अलग है। पूर्णांक को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर, और इसे डिनोट किया जाएगा Z से। पूर्णांक के अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर आप देखोगे 0 आ गया, इसके अंदर आप देखोगे सारे धनात्मक संख्याएं आ गई, इसके अंदर आप देखोगे सारी ऋणात्मक संख्याएं आ गई। ये सारी संख्याएं मिलकर क्या बना देती है? पूर्णांक। और पूर्णांकों को काय से व्यक्त किया जाता है? Z से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब बच्चे के मन में डाउट आया होगा कि ये नंबर माइनस में कहां से आ गए। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश। रमेश और सुरेश में दोस्ती इतनी अच्छी है कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार। ठीक है, बाकी जब बात आ जाती है पैसे की तब विश्वास नहीं होता। ठीक है, रमेश के पास पैसे पड़े हैं 400 रुपए, सुरेश के पास पैसे पड़े हैं 1300 रुपए। ठीक है, सुरेश के पास पैसे ज्यादा हैं और उसे अभी इन पैसों की जरूरत नहीं है। रमेश के पास पैसे 400 रुपए हैं, उसे जरूरत है 600 रुपए की, कुछ सामान लाना होगा। उसने सुरेश को कहा, अपने बेस्ट फ्रेंड को, कि मुझे 200 रुपए की जरूरत है। सुरेश ने 200 रुपए उसे दे दिए। सुरेश के पास बचते हैं 1100 रुपए, रमेश के पास हो जाते हैं 600 रुपए। ठीक है, ये अभी तक की स्थिति है। ये पैसे सुरेश को जहां निवेश करने थे ये वो निवेश कर चुका, जो सामान लाना था वो ला चुका।
अभी सुरेश के पास पैसे हो गए 0 रुपीज और रमेश के पास और सुरेश के पास बचे हैं 1100 रुपए। मगर असल में क्या रमेश और सुरेश के बीच में कुछ हिसाब है? तो हाँ है। रमेश को सुरेश को 200 रुपए देने हैं, तो रमेश जब सुरेश को पैसे देगा 200 रुपए, तो वो 200 रुपए सुरेश के पास जो मौजूद पैसे हैं उसमें आके जुड़ेंगे और फिर से क्या बना देंगे? 1300 रुपए। तो यहां पर आकर ये जुड़ेंगे, ये जब देगा तब ये 1300 रुपए फिर से बन जाएंगे, इसलिए इसे जुड़ रहा है, इसलिए इसे धनात्मक अंक दिया है। रमेश के पास 1 रुपया भी नहीं है, मान लो इसके पास कहीं से पैसे आते हैं 500 रुपए। अब इसे मालूम है पहला काम मेरा है सुरेश को पैसे वापस करने का, तो ये 200 रुपए इसके लिए ऋणात्मक होगा जो ये सुरेश को देना चाहता है, इसका कुछ अमाउंट बचेगा 300 रुपए। तो आपको समझ में आया होगा, यही 200 रुपए सुरेश के लिए धनात्मक हुए हैं और यही 200 रुपए रमेश के लिए ऋणात्मक हुए हैं। इसलिए हमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहां तक की बात सभी को समझ में आई है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। अब पूर्णांक के अंदर कौन कौन से अंक आ गए थे हमारे इस बॉक्स के अंदर, हम फिर से रखने की कोशिश करते हैं। नाम हो गया था इसका Z, 1 2 3 50 60 1000, साथ में 0 और भी कुछ बड़े से बड़ा नंबर हो सकता है, और साथ ही ये कुछ ऋणात्मक संख्याएं, ये सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, साथ में 0, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चा हमने यहां खड़ा किया था उस दिशा में दौड़ के आ गया, 0 पर इसने काम कर दिया, इस दिशा में जाके सारे अंक लेके आ गया। ठीक है, और कुछ अंक बचते हैं, तो आपके और मेरे नजरिए से अभी तक तो कोई अंक नहीं बचते हैं। इसने अनंत तक उधर भी मेहनत कर ली, इधर भी मेहनत कर ली। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि ये चीज क्या होती है, आधा, 1/4, ये अपन दैनिक जीवन में बात करते हैं ना, आधे को हम लिखते हैं 1/2 से, 1/4 1/4, 3/4, 7/8, ऐसे भी तो कुछ अंक होते हैं ना, वो तो इस संख्या रेखा पर दिखे ही नहीं। तो क्या ये संख्याएं नहीं है? तो बिल्कुल है, ये भी संख्याएं हैं। तो अब ये अंक कहाँ रह गए हैं? ये तो इस संख्या रेखा पर आए नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आधा कहाँ आएगा? ना तो ये पूरा 1 है, ना ये पूरा 0 है, तो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में ये आधा आएगा। सही बात है। ठीक है, तो जब 0 और 1 के बीच में क्या सिर्फ आधा मतलब 0.5 ही आता है, या और भी कुछ हो सकता है? 0.1, 0.0001, 0.02, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अनंत नंबर इन दोनों के बीच में भी हो सकते हैं, ऐसे ही अनंत नंबर इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, इनके बीच में, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों नंबर के बीच में हमें जो संख्याएं मिलेगी वो 2 तरह की मिलेगी। कौन कौन से 2 तरह की मिलेगी? एक संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या, और दूसरी संख्या को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब क्या होता है परिमेय संख्या और क्या होता है अपरिमेय संख्या, इनके बारे में बात कर लेते हैं। एक साधारण सी परिभाषा से हम समझेंगे। अभी मैं 1/2, 1/4 इस तरीके से लिख रहा था, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब बटे के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हों और Q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। कहने का मतलब है
ऊपर और नीचे कोई सा भी पूर्णांक चलेगा, कोई सा भी प्लस माइनस वाला नंबर, जीरो नंबर, माइनस वाला नंबर, कुछ भी चलेगा। पी की जगह, क्यू की जगह भी कोई सा भी पूर्णांक चलेगा, सिर्फ जीरो को छोड़ के सब कुछ चलेगा। ऐसे नंबर जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो उदाहरण ले लेते कुछ, जैसे कि 2/3, 2 भी पूर्णांक में है, 3 भी पूर्णांक में है, कॉमा 3/4, ये भी दोनों पूर्णांक है, -2/3 दोनों पूर्णांक है, 0/3 दोनों पूर्णांक है। अब इन सभी को मैं बटे के रूप में लिख पा रहा हूं और ऊपर और नीचे क्या है, सिर्फ पूर्णांक है मेरे। ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूं 3/0, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? तो आंसर है नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात करी थी क्यू जो है हमारा वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो क्यू की जगह 0 नहीं चलेगा, तो ये तो फेल हो गया खेल। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब दूसरी बात, क्या 0.3/3, देखो नीचे अब क्यू 0 नहीं है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आंसर है ये भी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.3 पी की जगह भी क्या होना चाहिए था, पूर्णांक, मतलब पूरा अंक होना चाहिए, पॉइंट वाइंट में काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तो उम्मीद है परिमेय संख्या क्या होती है ये बात समझ में आ गई होगी। अब रही बात अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो यही परिभाषा है पूरी, बस थोड़ी सी चेंज है। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक और Q 0 के बराबर नहीं। अगर मैं कंडीशन लेके चलूं कि P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सक रहा है और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, Q 0 नहीं है, इसी कंडीशन में अगर हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे तो इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में एक बहुत ही खास बात है, जब भी मैं इन नंबर को सॉल्व करने जाऊंगा तब कुछ आंसर निकलेगा डेफिनेटली। ठीक है, आंसर निकलेगा या तो वो दशमलव में आके कहीं पर खत्म हो जाएगा, या फिर खत्म नहीं होगा तो एक ही जैसा पैटर्न बार 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 चलता रहेगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या की दो खास बात है कि परिमेय संख्या या तो शांत हो जाती, शांत हो जाना मतलब खत्म हो जाना कहीं पर, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, या फिर अशांत रहेगा मतलब खत्म नहीं होगा, बाकी उसकी आवृत्ति होती रहेगी, वो बार बार अपने आप को दोहराता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, अशांत आवृत्ति वाला। तो इनका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा परिमेय संख्या का, शांत होगा या तो खत्म हो जाएगा, या फिर खत्म नहीं होगा तो अशांत आवृत्ति वाला। शांत जैसे कि हम देखें 8.75, बस आगे और कुछ नहीं है, ये शांत हो गया। वो कहते हैं ना कि हमारे पड़ोस में कोई शांत हो गया, समझ सकते हो आप, ये शांत हो गया, खत्म हो गया। अशांत आवृत्ति वाला, अशांत और आवृत्ति होनी चाहिए, मतलब अगर हम कह दें कि 8.75555, अब ये 5 अपने आप को रिपीट कर रहा है, या फिर 8.757575, यहां पर 7575 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से इनका दशमलव प्रसार होता है। जब मैं बात करूंगा अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की, ठीक है, ये किस तरह की संख्याएं होगी, ये संख्याएं होगी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ये अशांत रहेगा और अशांत और अनवसानी अनावृत्ति वाला। कहने का मतलब यह हुआ है कि ना तो खत्म होगा, ना ही पैटर्न अपने आप में रिपीट हो सकता है। जैसे
0.14132161 कुछ भी चल रहा है। ओके, बस अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो पहली चीज, जितने भी नंबर जो हमारे अभाज्य संख्या हैं, जैसे कि 2, किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा, 3, 5, 7, इन सभी के माथे पे अगर अंडर रूट लग जाए तो ये सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है। खैर, पाई को आप 22/7 लिखते हो, देखा जाए तो इस फॉर्म में आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है, आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 1 9th क्लास का, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है कि पाई को हम 22/7 भी लिख रहे हैं और अपरिमेय संख्या भी बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मुख्य टॉपिक था, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसके ऊपर आ जाते हैं। वास्तविक संख्याएं हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी हमारी प्राकृत संख्याएं, शुरू से चालू करते हैं, 1, 2, 3, ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में भी आ रही थी, उस बैग में भी थी। ठीक है, एक प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। क्या एक परिमेय संख्या भी है? तो हाँ है। किसी भी नंबर के नीचे, जैसे कि 4 है, 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ये देखो p/q के रूप में हो गया, ऊपर और नीचे दोनों ही क्या हो गया, पूर्णांक हो गया है। और नीचे हमारा 0 भी नहीं है, 1 है, तो उसको भी 1/1 लिख सकते हैं, या फिर 8/8 भी कह दोगे तो कट के 1 ही होगा। तो ये सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सभी क्या है, अपना अपना परिमेय संख्या है। बाकी ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर दोनों को मिला दो तो मेरा बन जाएगा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या आ जाएगा मेरा, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। 2-3 चीजें और छूट गई है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको, पूर्णांक को हमें z से व्यक्त करना है, परिमेय संख्या को हम व्यक्त करेंगे q से, अपरिमेय संख्या को i से, या फिर q के ऊपर डैश लगा के, i से या फिर q डैश से। और ऐसे ही वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको r से व्यक्त करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इस चैनल पर कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं से लेकर विज्ञान के और गणित के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।